जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रेलवे इंजीनियरिंग। तो देखिए, रेलवे इंजीनियरिंग जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वहाँ से आप लोग के 2 से 3 क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे कि आरआरबी जेई की भी वैकेंसी आने वाली है, सुना जा रहा है कि जल्दी से आरआरबी जेई या फिर जो सेक्शन इंजीनियर होता है उसकी भी वैकेंसी आने की सुन रहे हैं, तो वो आ जाएगी। उसमें भी आप लोग का रेलवे इंजीनियरिंग पूछा जाता है। या कुछ और भी एग्ज़ाम है जिनमें आप लोग का रेलवे इंजीनियरिंग, चाहे गेट हो या फिर ईएससी हो, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। या फिर स्टेट ए या जेई का एग्ज़ाम हो, तो उन सब में रेलवे इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं पूछी जाती है। तो आप लोग का यहाँ पे मैं गेट तक का लेवल कवर करूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे बच जाए तो वो मैं आप लोग को एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसके लिए कमेंट कर देना। बाकी जो मेजर टॉपिक हैं वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जैसे बेसिक्स ऑफ रेलवे है, स्लीपर्स है, ब्लास्ट है, ट्रैक अलाइनमेंट है, क्रीप है, या फिर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ क्रीप है। ये सब मैं आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोग का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ यहाँ पे क्रीप बोलो या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ यहाँ पे आप अपना ट्रैक बोलो, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ट्रैक अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ट्रैक या रेलवे ट्रैक। तो स्टार्ट करने से पहले हम अपने कुछ टर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि जब हम उन टर्म्स को क्लियर करेंगे तो आपके माइंड में उस चीज़ की इमेज आ जानी चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक पार्ट है रेल का। तो ये रेल का पार्ट है, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फुट। ये मिडिल वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेब। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हेड। तो ये आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए। जब मैं हेड बोलूँगा, वेब बोलूँगा या फुट बोलूँगा रेल का, तो वो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में इमेज आ जानी चाहिए, क्योंकि इमेज से आप लोग जल्दी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ऐसी देखिए, एक रेलवे ट्रैक का एक क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन में सबसे नीचे आप देखोगे तो सब सोइल या नेचुरल ग्राउंड होता है, उसके ऊपर सब ग्रेड होता है। देन आप लोग का यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्लैंकेट इसको हम बोलते हैं। फिर उसके ऊपर हम बात करें तो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद यहाँ पे आप लोग का स्लीपर होता है, और स्लीपर के ऊपर आप लोग का यहाँ पे रेल्स लगी हुई होती हैं। तो ये आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं सब ग्रेड की बात कर रहा हूँ या फिर मैं आपको ब्लैंकेट बोल रहा हूँ, ये ऑप्शनल होता है, इसको चाहो तो प्रोवाइड कराओ, नहीं तो सीधा हम यहाँ पे अपना जो ब्लास्ट होता है उसको हम सीधे प्रोवाइड करा देते हैं। बालास्ट जिसको हम बोलते हैं, ब्लास्ट नहीं बोलते, बालास्ट उसको हम बोलते हैं, बालास्ट करके हम उसको बोलते हैं। तो वो हम सीधे प्रोवाइड करा देते हैं। देन हमारा स्लीपर और उसके ऊपर हमारा ये जो रेल्स होती हैं वो सीधे आ जाती हैं। मैं आप लोग को ये बताऊंगा, सब आप लोग को अभी डिस्कस करूंगा, आप बस परेशान मत हो, अभी आप सिर्फ इमेज देखते रहो। जैसे कि इस इमेज से भी आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे सब ग्रेड है, फिर सब बलास्ट इन्होंने प्रोवाइड करा रखा है। देखिए बलास्ट यहाँ पे है, और बलास्ट के बाद यहाँ पे क्या है, स्लीपर आप लोग का। और उन स्लीपर्स के ऊपर ये 2 रेल्स आप लोग को नज़र आ रही होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, रेल्स बोलेंगे। और देखिए रेल्स जो हैं ये आप लोग की जो नीचे स्लीपर लगा हुआ है उस स्लीपर से जोड़ी गई हैं, किसकी हेल्प से, फास्टनर्स की हेल्प से। तो फास्टनर्स क्या होते हैं ये देख लीजिए आप, इनको हम फास्टनर्स बोलते हैं। मैं इन फास्टनर्स वर्ड यूज़ करूँगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये आप लोग के कनेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, स्लीपर और रेल्स को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद नीचे रेल पैड होता है। रेल पैड जो होता है वो आप लोग का जो रेल होती है उसके जस्ट नीचे प्रोवाइड कराया जाता है रेल पैड। और ये आप लोग का शोल्डर होता है। इस शोल्डर की भी बताएंगे कि कितना इस शोल्डर का हम स्लोप रखते हैं, क्या वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा एक एक चीज़। बस अभी आप थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं जो आप बस देखते रहो, इमेज की हेल्प से आप लोग को ये क्लियर होते रहेंगे। इसके बाद देखिए इस वाली इमेज को देखिए, यहाँ पे भी सेम नीचे सब बलास्ट है, फिर बलास्ट है। फिर उसके बाद इधर देखिए हमने ड्रेनेज के लिए अलग से अपने ड्रेनेज के लिए इसको बनाया है। ये आप लोग का स्लीपर है। स्लीपर के ऊपर यहाँ पे हमारी रेल्स रखी हुई है। और इस रेल्स को देखिए फास्टनर या चेयर, देखिए अब एक नया वर्ड हमको मिल गया, चेयर। या तो हम उसको चेयर भी बोल देते हैं या उसको फास्टनर्स भी बोल देते हैं, जो हमारा कनेक्शन के लिए यूज होती है। नीचे स्लीपर है, स्लीपर के ऊपर हमारी रेल है, तो स्लीपर और रेल को कनेक्ट करने के लिए जो यूज होती है वो हमारी चेयर या फिर हम उसको फास्टनर बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब हमारे पास 2 रेल्स हैं, ये देखिए इस वाले पोर्शन को हम रेल बोलते हैं, ये रेल होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेल है, ठीक है। और ये हमारे पास ये भी रेल है। तो एक रेल्स को दूसरी रेल से ज्वाइन करना, देखिए ये रेल यहाँ पे फिनिश हो गई, फिर नई रेल यहाँ से आ गई। तो जब हम 2 रेल्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो उन रेल्स को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, फिश प्लेट का। तो ये थोड़ा सा फिश प्लेट देख लो। फिश प्लेट भी एक्सप्लेन करूँगा कितनी रिक्वायर होती है, कितने बोल्ट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे अगर अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा याद रखना, मैं इसको बताऊंगा कि फिश प्लेट में हमको कनेक्शन के लिए अगर हमको 2 रेल को ज्वाइन करना होता है तो 4 प्लेट हमको 4 बोल्ट हमको चाहिए होते हैं।
तो थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में इमेज बना लेना। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था रेल है, तो रेल का ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, हेड होगा, और ये हमारा क्या होगा, वेब होगा, और ये पोर्शन क्या होगा, हमारा फुट होगा। तीनों अभी मैंने आप लोगों को पीछे भी बताए थे। तो ये आप लोग को बस डायग्राम देख करके थोड़ा सा अपनी, क्योंकि ये देख तो रखा है आपने, आप इसको जब भी कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हो ट्रेन से तो डेली देखते हो, बस इसके नाम मुझे आप लोगों को क्लियर कराने हैं कि किसको क्या बोलते हैं। अब देखिए एक और चीज़ हमारे सामने आती है जिसको हम बोलते हैं गेज। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली में मैंने डायग्राम उठाया हुआ है, ये डायग्राम है हमारा ऑस्ट्रेलियन ट्रैक का है, जो ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री है जहाँ पर हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक को, ये वहाँ की डायमेंशंस है। तो आपको इन डायमेंशंस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इन डायमेंशंस पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको समझना क्या है वो देख लीजिए। देखिए ये जो होता है हमारे पास ट्रेन, ये वाला आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ठीक है, तो ग्रीन वाला आप देखिए, तो ग्रीन वाला जो है ये आप लोग का, ये आप लोग को नैरो गेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नैरो गेज को। ठीक है, और जो आप लोग का पर्पल वाला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड गेज को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड गेज को। और ये जो है आप लोग का अलग सा कलर का, तो हल्का सा ये डार्क या स्लेटी कलर का टाइप का है ये, तो ये आप लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रॉड गेज को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रॉड गेज को। अब सर ये गेज क्या होता है, तो देखो भाई गेज जो होता है ना, जो आपका रेलवे ट्रैक है ना, इस रेलवे ट्रैक का जो इनर इनर वाला पोर्शन होता है ये अंदर से, ठीक है, इनर सरफेस की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं गेज। सही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। अब यही जो गेज होता है हमारा, ये बहुत तरीके का होता है, मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा अलग अलग टाइप से। तो अभी बस आप ये समझ लो कि इनर सरफेस टू इनर सरफेस ऑफ रेल, द डिस्टेंस बिटवीन इनर सरफेस टू इनर सरफेस बिटवीन टू रेल इज़ नोन एज गेज। हम उसको क्या बोल देंगे, गेज बोल देंगे, अगर दो इनर सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी टू रेल्स की। सही है, और ये जो रेल गेज होता है हमारे, हम पढ़ेंगे इसको, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज, ये हमारे होते हैं। तो लेकिन ये रीडिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये रीडिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से है, और हमको इंडिया में डिज़ाइन करना है, तो इंडिया के हिसाब से हम पढ़ेंगे। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट को। तो कुछ टर्म्स थे वो मैंने आप लोगों को क्लियर कराए थे। तो आप लोगों को रेल क्लियर होनी चाहिए और ट्रेन क्लियर होनी चाहिए। रेल जिसके ऊपर ट्रेन मूव करती है, और जो मूव करती है, जो चलती है, जिसके अंदर हम बैठते हैं वो ट्रेन होती है, और जिसके ऊपर चलती है वो, जिसको एक्चुअली में पटरी भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो उसको पटरी भी बोल देते हैं, तो पटरी यानी कि रेल होती है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ रेलवे। फादर ऑफ रेलवे की बात करें तो जॉर्ज स्टीफंस, नाम याद रखना। कोई भी पूछ लेता है कि भाई आपने रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ी है, इंटरव्यू वगैरह में आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि फादर ऑफ रेलवे बताइए, तो जॉर्ज स्टीफंस जो होते हैं वो फादर ऑफ रेलवे होते हैं, या फादर ऑफ रेलवे इंजन। तेजस ट्रेन इज़ द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया, जो 2019 में हमारी ट्रेन चली थी। इंडिया की अगर हम पहली प्राइवेट ट्रेन की अगर हम बात करें, इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, तेजस है, आप लोग को मालूम होगा। और अगर फर्स्ट ट्रेन की बात करें जो इंडिया में चली थी, तो वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच ये हमारी ट्रेन चली थी, जो फर्स्ट ट्रेन थी 1853 में, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम पे ये हमारी चली थी। इसके साथ में अगर हम बात करें, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, नीचे सबसॉइल होता है जो नेचुरल ग्राउंड होता है। नेचुरल ग्राउंड ये वही है जिसके ऊपर हमको अपनी रेल्स को, उसको रेल्स का अलाइनमेंट करना है। ठीक है, रेल्स का क्या करना है, अपना अलाइनमेंट करना है, यानी कि रेल्स को हमको उसके ऊपर बिछाना है एक तरीके से। तो उसके ऊपर हम करेंगे क्या, जो नेचुरल ग्राउंड है उसके ऊपर हम अपना एक पहले सब ग्रेड प्रिपेयर करेंगे। सब ग्रेड के बाद यहाँ पे ये जो हमारा ब्लैंकेट वाला है ये ऑप्शनल होता है, कई बार हम इसको प्रोवाइड नहीं कराते। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की लोकेशन, वहाँ की टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग कि हमको उसको प्रोवाइड कराना कि नहीं कराना। तो हम इसको प्रोवाइड जनरली इसको प्रोवाइड नहीं कराते।
फिर हम इस सब ग्रेड के ऊपर हम सीधा प्रोवाइड कराते हैं अपना बलास्ट। क्या प्रोवाइड कराते हैं हम? बलास्ट प्रोवाइड कराते हैं। और बलास्ट क्या होता है? बलास्ट एक तरीके के स्टोन्स होते हैं, आपने देखे होंगे जब आप रेलवे ट्रैक अगर आपने नोटिस किया है तो वहाँ पे आपने देखा होगा स्टोन होते हैं। तो वो स्टोन वाला जो होता है उसी स्टोन को हम क्या बोलते हैं? बलास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इन बलास्ट का काम क्या होता है? तो टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन एंड लोड्स, यानी कि जब ट्रेन उसके ऊपर मूव करती है, रेल्स के ऊपर मूव करती है ट्रेन, तो जब ट्रेन वहाँ पे कुछ ना कुछ हमको वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं और ट्रेन का लोड आता है, तो लोड को और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बलास्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी डेप्थ की अगर हम बात करें तो जो बलास्ट की जो डेप्थ होती है उसको हम बलास्ट क्यूशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बलास्ट क्यूशन बोलते हैं। तो याद रखना इसकी डेप्थ कितनी होती है, स्टैंडर्ड डेप्थ कितनी होती है। तो जब मैं बलास्ट को एक्सप्लेन करूँगा तब आप लोगों को बताऊँगा कि कितनी डेप्थ और कितना साइज़ इसका स्टोन का रहता है। साथ में अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा ऊपर क्या आ जाता है? स्लीपर आ जाता है। ये ब्लैक कलर का भी है, मैंने रेड कर दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपर बोलते हैं, आप देख सकते हो। और इस स्लीपर के ऊपर क्या होती है? हमारी रेल्स होती हैं। ठीक है, और इन्हीं रेल्स के ऊपर क्या होता है? हमारा जो ट्रेन होता है वो मूव कर रहा होता है। तो एक चीज़ आपको याद ये रखनी है कि जो भी हमारा बलास्ट का बॉटम पोर्शन होता है, ब्लास्ट हमने प्रोवाइड कराई, उस ब्लास्ट का जो बॉटम मोस्ट पोर्शन होगा जो सोइल के कांटेक्ट में होगा, तो सोइल और ब्लास्ट की जो बाउंड्री होती है एक्चुअली में उसको हम सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम सेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसको कि सेस हम किसको बोलते हैं? जो ब्लास्ट वाली और सोइल वाली हमारी बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं। क्लियर है? रेल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, किस मेटल्स की बनी हुई होती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ये भी आप लोग को मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग को ब्लास्ट जो होता है, ब्लास्ट एक इंक्लाइंड स्लोप में हमारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस ब्लास्ट का जो स्लोप होता है वो कितना होता है? तो याद रखेंगे 1.5:1, यानी कि 1.5 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, इतना हम अपना यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड करा करके चलते हैं। फाइनली होता क्या है कि जो हमारा ये ट्रैक जो होता है इसके दोनों साइड्स में हम ड्रेन प्रोवाइड कराते हैं। इस ड्रेन का काम क्या होता है कि अगर रेनफॉल होता है तो रेनफॉल होने के बाद जो भी वाटर इसके ऊपर आएगा वो कहीं ना कहीं ड्रेन होकर के इन हमारे साइड ड्रेन में आ जाए। ठीक है, जिसकी वजह से जो सोइल वगैरह होती है हमारी, ये जो नेचुरल ग्राउंड होता है, सब ग्रेड होती है सोइल की, इसमें कोई भी किसी भी टाइप का हमें इरोजन देखने को ना मिले, तो हम साइड में क्या बना देते हैं? ड्रेन बना देते हैं। कई बार ये हमारा नेचुरल ड्रेन भी हमारे ऐसे बन जाते हैं कि हमको बनाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए हमारे पास होता क्या है कि परमानेंट वे हम किसको बोलते हैं? तो याद रखना जो ब्लास्ट से ऊपर का पोर्शन होता है ये हमारा पोर्शन था ब्लास्ट। ठीक है, तो ब्लास्ट से ऊपर का जितना भी पोर्शन होता है ये, ठीक है, यानी कि सिस से ऊपर का जितना भी पोर्शन होता है उस सब को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट वे बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और नीचे जो सोइल वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक, फाउंडेशन या फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? ट्रैक, फाउंडेशन बोल देते हैं और उसको हम फॉर्मेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उनमें ये हमारे यूज़ होते हैं, तो इसलिए हमको पता होना चाहिए। ट्रैक, फाउंडेशन, फॉर्मेशन की बात कर रहा है, परमानेंट वे वो बोलेगा। तो यानी कि ब्लास्ट से ऊपर का जितना भी सेक्शन है, ठीक है, ब्लास्ट से ऊपर का जितना भी सेक्शन है वो हमारा सब किस में आएगा? उसमें ब्लास्ट भी आएगा, ऊपर का जितना भी सेक्शन है वो सब किस में आता है? परमानेंट वे में आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोग को बताया था गेज में डिस्कस करूँगा आप लोगों से। तो टू रेल्स हैं अगर ये हमारे पास, तो टू रेल्स की जो इनर सरफेस होती है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। इसके गेज, अब रेल किसके ऊपर रखी हुई होती हैं? तो स्लीपर के ऊपर रखी हुई होती हैं। और स्लीपर किसके ऊपर होता है? ब्लास्ट के। ठीक है, तो जो भी हमारा ट्रेन इसके ऊपर मूव करेगी, सपोज इसके ऊपर कोई ट्रेन मूव कर रही, तो ट्रेन का जो भी लोड आएगा वो सीधा कहाँ पर जाता है? वो सीधा ट्रेन से, एक सेकेंड गाइस, तो ट्रेन का जो भी लोड आएगा वो सीधा हमारा कहाँ पर आएगा? रेल्स पे। ठीक है, और रेल्स के बाद वो कहाँ पर जाएगा? स्लीपर पे जाएगा। तो टू मेंटेन, अगर स्लीपर की हम बात करें, स्लीपर का काम क्या होता है? तो पहला काम तो होता है ट्रेन का जो लोड रेल पे आया है उस रेल के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि होता क्या है, देखो ऐसे होता है कि यहाँ पे ये एक रेल है और ये एक रेल है। अब यहाँ पे जो लोड आएगा ट्रेन का वो तो आएगा पॉइंट लोड। कैसा लोड आएगा? वो पॉइंट लोड आएगा। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट लोड इस स्लीपर पे आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म लोड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो पहला काम तो होता है कि जो भी लोड आ रहा है उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, ये किसका काम होता है, स्लीपर का। फिर दूसरा काम क्या होता है स्लीपर का, वो होता है कि ये जो रेल्स हैं इनको इन्हीं की पोजीशन में मेंटेन करके रखना। तो टू मेंटेन इन देयर पोजीशन ऑफ रेल, रेल को उन्हीं की पोजीशन में मेंटेन रखने का काम भी किसका होता है, स्लीपर का काम होता है। उसके बाद आता है बलास्ट। तो बलास्ट की अगर हम बात करें तो टू फिक्स द स्लीपर डेंसिटी, जो स्लीपर डेंसिटी होती है इनको मेंटेन क्या होती है स्लीपर, या क्या होती है स्लीपर को फिक्स करना। क्योंकि जहाँ पे आपने स्लीपर को फिक्स कर दिया, अगर ये स्लीपर वहाँ पे नहीं रहता है तो हम इसको डिफेक्ट बोलते हैं, इसको हम रेलवे डिफेक्ट बोलते हैं। तो रेलवे डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं अभी आगे मैं आप लोग के साथ करूँगा, क्योंकि आपने जिस पोजीशन में इसको मेंटेन करके रखा था स्लीपर को, अगर ये वहाँ नहीं रहता है तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो हम करते क्या है कि इस बलास्ट की हेल्प से हमको ये बलास्ट ये काम करके देता है, जो यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ होता है वो हमको ये हेल्प करके देता है कि जो स्लीपर है वो अपनी पोजीशन में मेंटेन रहे, तो उसको फिक्स करके रखना स्लीपर को, ये किसका काम होता है, बलास्ट का। और फाइनली जो स्लीपर का लोड आ रहा है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है, जो बलास्ट सीधा स्लीपर से कहाँ पे आएगा, बलास्ट पे, बलास्ट के बाद कहाँ जाएगा, सब बलास्ट पे अगर आपने प्रोवाइड कराया तो उसके बाद कहाँ जाएगा, सीधा सब ग्रेड जो सोइल होगी उस पर आप लोग का ये चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गेज। तो गेज मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये डिस्टेंस जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गेज। अब आप लोग को ये याद रहना चाहिए क्योंकि गेज भी मैं आगे आप लोग के सामने क्लासीफाई करूँगा, एक आप लोग को डायनामिक गेज देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो वो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहला आता है गेज। गेज होता क्या है, तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स। देखो दो रेल्स के बीच की जो इनर, दो रेल्स हैं उनके इनर फेस होंगे, तो उनके इनर फेस के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। अब सर इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में गेज कौन कौन से होते हैं, तो भाई देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, यहाँ पे इसको आप हाईलाइट कर दो, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। इंडिया वाले जो हैं, ठीक है, जो इंडिया में प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये आप लोगों को पता ही होने चाहिए एनी हाउ, सही है। चलो मैं अभी इसको बताता हूँ आपको एक एक चीज़। देखो गेज की अगर हम बात करें सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड गेज। तो स्टैंडर्ड गेज जो होता है ये हमारा वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि जो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो गेज हमारा कौन सा यूज़ होता है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड गेज यूज़ होता है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में भी यूज होता है। और इसकी जो गेज की जो लेंथ होती है, उनका गैप होता है टू रेल्स के बीच का, वो कितना होता है, 1.435 मीटर हमारा होता है। इसके बाद हमारा आता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज जो होता है ये हमारा इंडिया में मोस्टली यूज़ होता है। अब आप कहोगे सर इंडिया में मोस्टली यूज़ क्यों करते हैं हम इसको, ब्रॉड गेज को, तो ये भी रीज़न मैं आप लोग को दूंगा। बस अभी आप ये समझो कि जो ब्रॉड गेज होता है उसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 1.676 मीटर। कितना होता है, 1.76 मीटर होता है। और इसको हम BG से लिखेंगे, आगे जहाँ भी हमको ये दिखेगा तो हम BG इसको लिख देंगे, तो समझ जाना ये क्या है, ब्रॉड गेज है। इसके बाद आता है हमारा मीटर गेज। तो मीटर गेज की लेंथ की बात करें तो ये 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, तो 1 मीटर, मीटर गेज को हम MG लिख देंगे, तो आप समझ जाना कि ये मीटर गेज है। इसके बाद नैरो गेज आता है। तो नैरो गेज जो होता है वो 0.762 मीटर का होता है, और इसको हम NG से लिखेंगे, तो आप लोग को ये समझना है। इसके बाद एक और हमारा स्पेशल गेज होता है जिसको हम कैप गेज बोलते हैं। एक्चुअली में ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जो कंट्री होती हैं, ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन जो कंट्री है, उनमें एक कैप गेज प्रोवाइड कराया जाता है, और जिसकी जो लेंथ होती है वो 1.067 मीटर हमारे पास देखने को मिलती है। तो ये हमको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि सर हम इंडिया में मोस्टली, देखो प्रोवाइड तो इंडिया में हम तीनों कराते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज़ों के टाइम पे ये नैरो गेज और मीटर गेज भी हमारे प्रोवाइड करा दिए गए थे। लेकिन उसके बाद क्या है, एक स्कीम आई थी यूनी गेज। कौन सी स्कीम आई थी, यूनी गेज स्कीम आई थी, और उसमें 1992 में, और उसमें ये बोला गया था कि जितने भी मीटर गेज नैरो गेज हैं उन सबको आप कन्वर्ट कर दो किस में, ब्रॉड गेज में, ठीक है। तो अब इंडिया में अगर हम बात करें तो मोस्टली हमारे ब्रॉड गेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसकी जो लेंथ होती है वो 1.676 मीटर होती है। अब इसको प्रोवाइड कराने का रीज़न क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि ब्रॉड गेज हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई यूज़ ब्रॉड गेज।
सबसे पहला रीज़न है कि ये हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब देखिए इंडिया में होता क्या है कि अगर कोई चीज़ जो है, अगर कोई ट्रेन सपोज आपने 100 पीपल्स के लिए डिज़ाइन करी है, तो भले ही आपने 100 पीपल्स के लिए डिज़ाइन करी है, लेकिन उसमें ट्रैवल जो करने वाले हैं वो 150 ट्रैवल करने वाले हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका मेन रीज़न है कि जो हमारा ब्रॉड गेज होता है, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कॉस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा लगती है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है। अगर हम बात करें इसकी विड्थ तो बहुत ज़्यादा होती है। विड्थ ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अब स्टेबिलिटी अगर किसी चीज़ की ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, कोई बड़ी चीज़ है, तो उसको बनाने में भी क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डिज़ाइन पीरियड भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी सभी चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, चाहे लोड कैरिंग कैपेसिटी हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे विड्थ हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, और चाहे डिज़ाइन पीरियड हो। अब हमको स्टेबिलिटी को भी तो ध्यान में रखना होता है। स्टेबिलिटी हमको ज़्यादा मिल रही है, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी हमको ज़्यादा मिल रही है, तो एक बार को कॉस्ट के साथ भी हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको वो देखना पड़ेगा कि जब ये दो फैक्टर हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और उसके लिए कॉस्ट भी अगर एक बार को ज़्यादा आ रही है, तो भी हमको वो डिज़ाइन करना बनता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीटर गेज या नैरो गेज। तो मीटर गेज अगर नैरो गेज हमको प्रोवाइड भी कराना है, तो उसको प्रोवाइड कराते हैं हम हिली एरिया में। कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, हिली एरिया में। याद रखना, एक यूनी गेज पॉलिसी आई थी 1992 में, मैंने आपको बताया था। इसमें बोला गया था जितने भी गेज हैं वो सब ब्रॉड गेज में होने चाहिए, और जो भी ओल्ड गेज हैं वो सब कन्वर्ट कर दो ब्रॉड गेज में। कि यूनी गेज एक पॉलिसी हमारी आई थी। तो मैंने आपको बताया कि ब्रॉड गेज क्यों यूज़ करा जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर फिर भी आपसे होशियारी दिखाए, तो आप बताना उसको कि मीटर गेज और नैरो गेज अगर आप प्रोवाइड कराना भी चाह रहे हो, इंटरव्यू में अगर पूछ ले, तो वो हिली एरिया में आप प्रोवाइड करा सकते हो। नेक्स्ट आता है आप लोग का लोडिंग गेज। बात करें लोडिंग गेज जो होता है आप लोग का, ये एक स्पेशल टाइप्स के कुछ गेज हैं। लोडिंग गेज है, कंस्ट्रक्शन गेज है, घाट सेक्शन है। ये क्या होते हैं, इनको मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ वैगन्स और लोकोमोटिव्स। यानी कि देखिए, आपने रेल्स हैं, ये 2 रेल्स हैं आपके, ठीक है। आपने अब जब आप इसके ऊपर ट्रेन अगर लेके आओगे, तो ये ट्रेन के व्हील हो गए, तो उससे भी तो अलग कुछ डायमेंशंस होगी ना ट्रेन की। तो ये पूरी जो लोकोमोटिव्स की डायमेंशंस होती हैं, मैक्सिमम वहाँ तक की जो स्पेस होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लोडिंग गेज बोल देते हैं, उतना। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो जाती है अब ट्रेन के एंड टू एंड की, वो हमारी कौन सी हो जाती है, लोकोमोटिव जो होता है। लोकोमोटिव्स इंजन को बोलते हैं ना, तो उसके या वैगन के जो होते हैं मैक्सिमम डायमेंशन, उसके अकॉर्डिंग जो होती है। कंस्ट्रक्शन गेज की बात करें, तो क्लियरेंस प्लस के लोडिंग गेज। यानी कि अगर आपने लोडिंग गेज लिया, सपोज आपने लोडिंग गेज लिया, तो जो आपकी ट्रेन है, ये आपके रेल्स हैं, इस रेल्स के ऊपर मान लीजिए कोई ट्रेन आपकी ये है, ठीक है। तो ये लोडिंग गेज तो रहेगा रहेगा इतना। ये जो है हमारे पास, मैं एक बार इसका कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए, ये तो हमारे पास रहेगा रहेगा इतना, जो भी हमारे पास ये था लोडिंग है। इसके साथ में कुछ क्लियरेंस और हम प्रोवाइड कराते हैं। तो लोडिंग गेज और ये दोनों साइड की जो क्लियरेंस होती है, इनको मिला करके जो हमारा बनता है, क्लियरेंस और जो लोडिंग गेज होता है, इनको मिला करके जो हमारा बनता है, उसको हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्शन गेज। क्लियर है। उसके बाद आता है घाट सेक्शन। तो घाट सेक्शन क्या होता है, जो स्लोप होता है, स्लोप स्टीपर देन 1/200। 1/200 से ज़्यादा जो हमारा स्लोप होता है, यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। तो वो जो स्लोप हमारा प्रोवाइड होता है, उसको हम पूरा घाट सेक्शन बोल देते हैं। यानी कि पूरे सेक्शन का कहीं पे भी अगर स्लोप हमको ज़्यादा मिल रहा है, वो स्टीपर मिल रहा है 1/200 से, तो वो सेक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, घाट सेक्शन हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम भी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है कोनिंग ऑफ व्हील। कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है हमारे पास, तो कोनिंग ऑफ व्हील की अगर हम बात करें, तो व्हील ऑफ द ट्रेन आर मेड एट द स्लोप ऑफ 1/20 विच इज़ नोन एज कोनिंग ऑफ व्हील। यानी कि देखिए, आपके जो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं नीचे स्लीपर हो गया, स्लीपर्स के ऊपर रेल्स होगी, और रेल्स के ऊपर जो है ये ट्रेन के व्हील हो गए। तो ट्रेन के व्हील अगर आपने नोटिस करे हो, तो उनमें थोड़ा सा कर्व पोर्शन होता है। ये अगर ये कर्व पोर्शन है, अगर आप इसको आगे ले जा करके अगर कहीं मैच करोगे ना, तो पूरी आपकी एक कोन बन जाएगी। बन जाएगी नहीं कोन। कौन कौन सी होती है, आइसक्रीम आप खाते हो ना बर्थडे पे, जो टोपी वगैरह ओढ़ते हो, वो सब कौन होती है। तो ये हमारी क्या बन गई, कौन। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कोनिंग ऑफ व्हील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, कोनिंग ऑफ व्हील। तो ये जो कोनिंग ऑफ व्हील होती है, इसका जो स्लोप होता है वो कितना होता है, तो याद रखेंगे इसका जो स्लोप होता है वो 1/20 का। तो 1/20 का जो स्लोप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं,
कोनिंग बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर हम बात करें तो और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए, सबसे नीचे देखिए आप स्लीपर, ठीक है। तो स्लीपर जब आप देखोगे तो स्लीपर का भी स्लोप आप लोग का वही देखने को मिलेगा आप लोग का जो कोनिंग का होता है, ठीक है। तो कोनिंग ऑफ व्हील में हम वही स्लीपर का जो स्लोप होता है, नीचे रेल्स का जो स्लोप होता है, एक्चुअली में ये स्लीपर का भी हम इसको स्लोप बोलेंगे, तो हम उसको क्या करते हैं 1/20 ही रखते हैं। लेकिन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने जो कोनिंग प्रोवाइड कराई है ये क्यों प्रोवाइड कराई है। आप सिंपल भी तो उसको व्हील्स को इस तरीके से आप रख सकते थे, आपने वहाँ पे कोनिंग क्यों दी है, आपने ये स्लोप क्यों दिया है। तो देखो कोनिंग जो है सबसे पहले हमको डीरेलमेंट से बचाता है। डीरेलमेंट का मतलब होता है कि जो उसका अलाइनमेंट होता है वो चेंज नहीं होता है, समझ रहे हो। यानी कि जो आपका ये एक पोर्शन है, यहाँ पे आप देखो ये पोर्शन थोड़ा सा निकला हुआ है, इधर भी पोर्शन निकला हुआ है। तो ये आप लोगों का क्या करता है कि ट्रेन को जो है वो इधर इधर होने से बचाता है। ये इधर भी नहीं जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी। अगर ये सपोज इधर मूव करने की कोशिश कर रही है तो ये वाला पोर्शन इसको रोक लेगा, इधर मूव करने की कोशिश कर रही है तो ये वाला पोर्शन इसको रोक लेगा, क्योंकि यहाँ रेल से ही टच हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या है, डीरेलमेंट से ही बचाती है। उसके बाद क्या होता है, जो स्लीपिंग कंडीशन होती है, कोनिंग जो है वो स्लीपिंग से ही बचाता है। जो स्लीपिंग होती है वो भी हमारी कम हो जाती है कोनिंग प्रोवाइड कराने से। और जो कैंटिंग होता है, कैंटिंग का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। पहले आप ये देखिए, अगर सपोज आप लोग का क्या है कि ट्रेन है मूव कर रही है और इस तरीके से आप लोग का स्लोप आ गया, ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन स्लोप होता है। तो जब ये ट्रांजिशन स्लोप होता है हमारा, तो जब ये स्लोप पे मूव करेगी तो यहाँ पे आप देखोगे कि इधर आप लोग का एक कर्व बन गया, कर्व बन गया। तो यहाँ पे आप लोग का कहीं ना कहीं इस कर्व का सेंटर होगा, सेंटर होगा अगर ये रेडियस होगी तो जैसे ही ट्रेन इस कर्व पे मूव करेगी तो बाहर की तरफ क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इस ट्रेन को बाहर की तरफ खींचेगा। तो बाहर की तरफ अगर खींचेगा तो सपोज ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, अगर ये सेंटर है तो ये एक व्हील यहाँ होगा, एक व्हील यहाँ पे होगा ट्रेन का। तो जो इनर वाला व्हील है उसकी रेडियस आर आई ली, इनर व्हील की रेडियस, और ये जो आउटर व्हील की रेडियस ली। तो जैसे ही ट्रेन क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ ट्रांजिशन कर्व पे, तो ये जो कोनिंग है, तो ये कोनिंग देखो, ये जो है आप लोग का व्हील ये थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और कोनिंग इसको रोक लेगी। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी ओवरकम करने के लिए हमारी जो कोनिंग होती है वो हेल्पफुल होती है, इधर जाने से इसको रोक लेगा और ये पोर्शन जो है वो इधर आ जाएगा डिस्प्लेस होकर के। आप देखो इतना गैप आप लोग का ये आ जाएगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कि इस साइड अगर कहीं मुड़ने का चांस पड़ेगा तो ये सेंटर इधर शिफ्ट हो जाएगा और अब की बार जो होगा ये कोनिंग, ये वाला जो गैप है ये यहाँ पे ये बिल्कुल इससे टच हो जाएगा और यहाँ पे ये गैप हमको दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। उसके बाद आता है कैंटिंग। तो कैंटिंग क्या होता है, जो इंक्लिनेशन ऑफ रेल होता है। ये देखो, ये रेल है हमारे पास, रेल में आपको कुछ इंक्लिनेशन दिख रहा होगा, ये इंक्लाइन दिख रही। तो ये इंक्लिनेशन ऑफ रेल जो होता है, रेल में जो इंक्लिनेशन रखा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैंट बोलते हैं। और इंक्लिनेशन आप लोगों को स्लीपर में भी दिख रहा होगा थोड़ा सा, स्लीपर में भी तो इंक्लिनेशन दिख रहा होगा। तो स्लीपर में जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजिंग बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजिंग। तो नाम याद रखना, एडजिंग क्या होता है, नथिंग बट स्लीप इंक्लिनेशन इन स्लीपर। तो इंक्लिनेशन ऑफ स्लीपर जो होता है उसको एडजिंग बोलते हैं और इंक्लिनेशन ऑफ रेल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैंट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेल्स। अब रेल्स क्या होती हैं, रेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्लीपर के ऊपर जो रखी हुई होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, रेल्स, जिनके ऊपर ट्रेन के व्हील का लोड आ रहा होता है। तो रेल क्या होती है, एक स्टील गर्डर होता है, हमको मालूम है एक स्टील गर्डर क्या होता है, उसको हम रेल बोलते हैं। प्लेस्ड एंड टू कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ट्रेन। और इनका काम क्या होता है, हम इनको एंड टू एंड रखते हैं। सपोज एक ये साइड व्यू है, एक रेल ये है, फिर उसके बाद दूसरी रेल ये है, फिर एक और रेल आ जाएगी इसके आगे। तो हम करते क्या है, इनको एंड टू एंड प्लेस करते हैं, एक एंड के बाद दूसरा आएगा, फिर दूसरे के बाद ये तीसरा आएगा, ताकि जो हमारा ट्रेन है, जो इसके ऊपर मूवमेंट हो रहा है ट्रेन का, वो ट्रेन हमारी कंटिन्यूसली मूव कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेल प्रोवाइड कराते हैं। और ट्रांसफ़र द लोड टू स्लीपर। और दूसरा काम क्या होता है, इसके नीचे स्लीपर लगे हुए होंगे, यहाँ पे स्लीपर्स लगे हुए होंगे। तो जो भी ट्रेन का लोड आ रहा है, ट्रेन का लोड जो है इन रेल्स पे आएगा, रेल्स के बाद वो सीधा कहाँ पर जाएगा, स्लीपर पे। तो लोड को ट्रांसफ़र करने का काम भी, जो लोड है ट्रेन का वो स्लीपर पे ट्रांसफ़र करने का काम भी किसका होता है, रेल्स का होता है।
अब रेल्स की अगर हम बात करें सर, रेल्स कितने तरीके की होती हैं हमारे पास, तो टाइप्स ऑफ रेल्स की बात करें तो मेनली हमको 3 तरीके की रेल्स हमको देखने को मिलेंगी। जो हमारे पास थ्री टाइप्स की रेल होंगी, उसमें फर्स्ट जो होगी वो कौन सी होगी, तो डबल हेडेड रेल होगी। सेकंड जो होगी हमारे पास वो बुल हेडेड रेल होगी। और थर्ड जो होगी हमारे पास वो कौन सी होगी, फ्लैट फुटेड रेल हमारे पास होगी। ठीक है, तो 3 तरीके की हमारे पास रेल होंगी। इसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करें डबल हेडेड रेल की, तो देखिए डबल हेडेड रेल जो है हमारे पास, ये वी यूज़ इट बिफोर, यानी कि ये पहले के टाइम पे यूज़ करी जाती थी। ये जो थी, जब पुराने टाइम पे हमारी डबल हेडेड रेल यूज़ करी जाती थी। और इसको डबल हेडेड रेल बनाने का मेन मकसद ये था हमारा, कि अगर मान लीजिए कि ये पोर्शन हमारा है उस पे स्लीपर पे, ये पोर्शन हमारा स्लीपर पे आ गया, और ये पोर्शन जो है इसके ऊपर हमारी ट्रेन मूव कर रही, तो हमारा मकसद ये था कि जब भी ट्रेन इसके ऊपर मूव करेगी तो ये पोर्शन कुछ टाइम बाद क्या है, थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। तो जब ये बेकार हो जाएगा तो हम इसको चेंज करके नीचे वाला पोर्शन ऊपर कर देंगे, तो हम इसको डबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसका टॉप भी यूज़ कर सकते हैं और इसका बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन भाई ये तो मेटल का बना हुआ था, तो जैसे ही इस पर लोड आया तो ऊपर वाले पोर्शन के साथ साथ जो है वो नीचे वाला पोर्शन भी बेकार हो गया। तो ये हमारे लिए एक इसका क्या रहा, डिसएडवांटेज रहा, कि जिस तरीके से हमने सोचा था ये वैसे नहीं हुआ। तो इसको रिप्लेस किया इसके ही भाई ने, जिसका नाम था बुल हेडेड रेल। डबल हेडेड रेल को किसने रिप्लेस किया, बुल हेडेड रेल में। अब इन्होंने क्या किया, टॉप वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहने दिया बुल हेडेड में, लेकिन जो बॉटम वाला था, जो इन्होंने इसको, अब इसको हेड ना रह करके इसको थोड़ा सा इन्होंने फ्लैट कर दिया था। इसको क्या कर दिया था, हल्का सा फ्लैट कर दिया था। लेकिन दिक्कत इन्होंने इसमें ये करी, फ्लैट तो कर दिया था, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो इन्होंने नहीं बढ़ाया। और जबकि हमको मालूम है भाई, जब लोड आएगा यहाँ पे, तो लोड आने के लिए उसको अच्छे से अगर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा था, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से इसकी लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। ठीक है, इसकी लाइफ हमें उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाई। इसकी तो लाइफ थी ही कम, पहले वाले की तो लाइफ थी ही कम, लेकिन इसकी भी कुछ उतनी ज़्यादा लाइफ हमको नहीं मिल पाई। फिर इसको रिप्लेस करा गया हमारा। और यहाँ पे जब क्रॉस सेक्शन एरिया आप नहीं बढ़ाओगे तो लोड ट्रांसफ़र करने में तो दिक्कत आएगी ना, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा नीचे, उतना ही लोड हमारा अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ पे आपने एरिया बढ़ाया नहीं, तो उसको लोड भी ट्रांसफ़र करने में क्या थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो फिर इसको रिप्लेस करा गया हमारा फ्लैट फुटेड रेल से। जो आजकल हमारी यूज़ करी जाती हैं वो कौन सी होती हैं, फ्लैट फुटेड रेल होती हैं। इन फ्लैट फुटेड रेल में आप देखो, नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही फ्लैट होता है, और उसका एरिया भी क्या होता है, ज़्यादा। तो जो भी लोड ऊपर आ रहा होता है उसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्लीपर पे। नीचे वाला पोर्शन फुट होता है, ये वेब होता है, ये हेड होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, टोटल जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। और ये जो एंगल होगा हमारा, ये जो एंगल हमको मिलेगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसके कर्व पोर्शन से और वर्टिकल वाले से, इसको हम फिशिंग एंगल बोल देते हैं। कई बार वर्ड हमको देखने को मिल जाएगा, फिशिंग एंगल हमको गिवन होगा, तो ये हमको देख लेंगे, फिशिंग एंगल हो जाता है। ठीक है, चलिए इससे आगे मैं आप लोग को लेकर के चलता हूँ। रेल सेक्शन की हम बात करेंगे। देखिए उससे पहले मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कि ये जो कोर्स आप लोग देख रहे हो, जैसे ये रेलवे इंजीनियरिंग हम पढ़ने, ऐसे ही हम बाकी सब्जेक्ट्स भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके लिए हमारा कोर्स चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है वीआईपी सिविल गुरु। तो वीआईपी सिविल गुरु हमारा एप्लीकेशन है, वो जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ पे जो कोर्स है हमारा, वो वन लाइनर के नाम से चल रहा है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये हमारा कोर्स है। इसकी जो प्राइस है वो हमारी 499 रुपीज़ है। कितनी है, 499 रुपीज़ है। लेकिन आज जो ये 25 दिसंबर को है, 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर 2021, तो इसका थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है। आप लोग को ऑफ़र दिया जा रहा है। और ये जो ऑफ़र है आप लोग का, इसका जो आप लोग को ये पड़ने वाला है वो 149 रुपीज़ का ये आप लोग को पड़ने वाला है। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी आप लोग की, वो रहेगी 8 AM से लेकर के 9 PM तक, यानी कि सुबह के 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, रात के। आप किसी भी टाइम अगर आप परचेज़ करोगे, क्योंकि क्रिसमस ऑफ़र ये हमारी तरफ से आप लोग को दिया जा रहा है, अगर आप चाहें तो क्रिसमस ऑफ़र पे आप इसको बाई कर सकते हैं। यहाँ पर 50 रुपीज़ का आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें गुप्ता एंड गुप्ता बुक की, तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट वीडियो और पीडीएफ सॉल्यूशन
पीडीएफ आप लोग को इसका भी मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा पीडीएफ। तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक हमारा एक दूसरा कोर्स चल रहा है जिसमें हम कंप्लीट आप लोग को वीडियो सॉल्यूशन प्लस के पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ें। अगर आप उसके डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इस कोर्स का जो प्राइस है वो 399 रुपीज़ है। कंप्लीट 1 ईयर की दोनों कोर्स की वैलिडिटी है। जब से आप ज्वाइन करेंगे 1 ईयर की वैलिडिटी आप लोग की यहाँ पे रहेगी। 1 ईयर की वैलिडिटी को इसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा अगर स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन आती है, तो हम इसको 1.5 ईयर उसको इंक्रीज़ कर देंगे। इतना हमने इस कोर्स को फ्लेक्सिबल बनाया है कि इतना हम इसको इंक्रीज़ कर दें। लेकिन क्रिसमस पर ये आप लोग को ऑफ़र चल रहा है, तो ये 299 रुपीज़ का आप लोग को पड़ जाएगा। सुबह के 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक जो आप लोग की डेट रहेगी वो 25 दिसंबर रहेगी। मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसा मौका आप लोग को नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग को दे रहा हूँ, तो आप जा कर के वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। 299 रुपीज़ ओनली। तो ये सिर्फ और आज के लिए रहेगा। 25 दिसंबर रहेगी डेट, 25 दिसंबर 2021। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए ऑफ़र है, आप जा कर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह सब आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगी, सारे नोट्स वगैरह सब अवेलेबल वहाँ पे हो जाएंगे। अब तक हम बहुत सारे सब्जेक्ट भी वहाँ पे अपने कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना रेल सेक्शन की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और प्ले स्टोर पर जा कर के भी अगर आप सर्च करोगे वीआईपी सिविल गुरु, वीआईपी सिविल गुरु सर्च करोगे तो वहाँ पे आप लोग को ब्लैक और येलो कलर का जो लोगो है जो हमारे चैनल का है, सेम वैसा ही लोगो आप लोग को वहाँ पे दिख जाएगा। आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। रेल सेक्शन की अगर हम बात करें, अब रेल सेक्शन होता क्या है, देखिए इस तरीके का जो ये पोर्शन होता है इसको रेल बोलते हैं। ठीक है, ये रेल बोलते हैं। अब रेल का जो एक सेक्शन हो गया पूरा, ठीक है, उसको हम रेल सेक्शन बोल देंगे। एक रेल का सपोज ये है जैसे, ठीक है, ये हमने इसको प्रोवाइड कराया, ये हमारे पास आ गया नीचे का पोर्शन। ठीक है, और इसकी अगर हम अब लेंथ को आगे लेके जाएंगे ये इस तरीके से, तो ये जो हमारे पास हो गया ना, इसको हम पूरा एक वन सेक्शन बोल देते हैं। वन सेक्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वन सेक्शन, यानी कि एक पटरी। अगर हम हिंदी में बोले अपना शुद्ध लैंग्वेज में समझाने के लिए इसको, तो वन पटरी जो होगी, एक पटरी जो होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, अपना पूरा एक रेल सेक्शन उसको हम बोल देंगे। समझ में आ गया, तो एक सेक्शन। तो अब यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्योंकि हमने 3 टाइप के अपने गेज पढ़े थे, ब्रॉड गेज था हमारा, मीटर गेज था हमारा और नैरो गेज था हमारा। ठीक है, ये 3 गेज हमने पढ़े थे। मीटर गेज की लेंथ कितनी होती थी, 1 मीटर। तो ये हमने जो 3 गेज अपने पढ़े थे, उन 3 गेजों के अकॉर्डिंग हम रेल सेक्शन को कैसे कंसिडर करते हैं वो अभी हम अपना देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास क्या है, ब्रॉड गेज का ट्रैक है, यानी कि जो ट्रैक है हमारा वो कौन सा है, ब्रॉड गेज का है। तो उसमें जो हम रेल सेक्शन की लेंथ लेकर के चलते हैं वो हम लेकर के चलते हैं, यानी कि उसका जो सेक्शन होता है वो 60 किलोग्राम पर मीटर का डेंसिटी का होता है। और यहाँ पे या फिर हमारे पास कितना होता है, 52 किलोग्राम पर मीटर का होता है। 52 किलोग्राम पर मीटर का, यानी कि जो पूरा सेक्शन हमने बनाया है, यानी कि ये अगर मान लीजिए पूरा रेल है, ठीक है, तो इस रेल के 2 टाइप के हम सेक्शन यूज करेंगे। एक सेक्शन वो होगा अगर इसके 1 मीटर की लेंथ अगर आप देखोगे तो 1 मीटर की लेंथ होगी 60 किलोग्राम। दूसरा सेक्शन ऐसा होगा, दूसरी रेल इस तरीके की होगी कि उसके अगर आप 1 मीटर सेक्शन का अगर आप मास देखोगे, वेट देखोगे, तो वो कितना आएगा, 52 किलोग्राम। तो ऐसी हमारे पास होती हैं कि एक 60 किलोग्राम पर मीटर की होती है और एक 52 किलोग्राम पर मीटर की होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्टैंडर्ड रेल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो हम 13 मीटर और 12 मीटर की हम जनरली यहाँ पे यूज़ करते हैं। समझ में आई बात। तो हमारे पास ब्रॉड गेज जो ट्रैक होता है, इसमें जो रेल सेक्शन होता है वो 13 मीटर का होता है या फिर 12 मीटर का होता है। और 1 मीटर का जो मास होता है वो 60 किलोग्राम या फिर 52 किलोग्राम हमारा होता है। अगर हम बात करें वन रेल की, तो वन रेल जो हो जाएगी 13 मीटर की हो जाएगी और उसकी जो हमारे पास मास है वो कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। और अगर हम उस पूरे सेक्शन का निकालेंगे, पूरे सेक्शन का कितना मास हमारा होगा, तो 60 इंटू कितना कर देंगे, 13, क्योंकि 1 मीटर का कितना है, 60 किलोग्राम है। हमारा सेक्शन है कितने का, 13 मीटर का, तो 13 इंटू 60 कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ब्रॉड गेज ट्रैक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नैरो गेज के लिए, ये याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से आप लोग का ये पूछा जाएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें तो नैरो गेज हमारा होता है और मीटर गेज हमारा होता है। तो नैरो गेज और मीटर गेज ट्रैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन होता है वो 90 आर, 75 आर, 60 आर, 50 आर इस तरीके की रीडिंग्स के साथ हम उसको कंसिडर करके चलते हैं जो हमारा रेल सेक्शन होता है। ठीक है, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, रेल सेक्शन। यहाँ पे आर जो होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आर जो बताता है ये ब्रिटिश यूनिट होती है जो कि पाउंड पर फिट होती है। क्या होती है? पाउंड पर फिट होती है। यानी कि एक सेक्शन ऐसा होगा रेल सेक्शन जो कि 90 पाउंड पर फिट का होगा। यानी कि उस एक फिट की जो लेंथ होगी वो 90 पाउंड होगी। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपसे कहेगा कि 75 आर का एक सेक्शन है, तो इसको आप किस में प्रोवाइड कराएंगे? आप इसको ब्रॉड गेज में प्रोवाइड कराएंगे, आप इसको मीटर गेज में प्रोवाइड कराएंगे, आप इसको नैरो गेज में प्रोवाइड कराएंगे, या नोट या कह देगा आपसे बी एंड सी। बी एंड सी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो बी एंड सी दोनों सही हैं क्योंकि मीटर गेज और नैरो गेज दोनों में हम इन्हीं को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। इसके बाद आता है रेल क्लोज़र। तो रेल क्लोज़र क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो लेंथ होती है हमारी, जो रेल की स्टैंडर्ड लेंथ मैंने आपको क्या बताई थी एक सेक्शन की, या तो 13 मीटर होगी या फिर क्या होगी 12 मीटर होगी। 13 मीटर वाले का क्या होगा 60 किलोग्राम पर मीटर का इसका वो होगा सेक्शन होगा, और ये आप लोग का 52 किलोग्राम पर मीटर का सेक्शन आप लोग का होगा। लेकिन अगर हमारा रेल सेक्शन जो है उसकी लेंथ 13 मीटर या फिर 12 मीटर से कम है तो हम बोल देते हैं रेल क्लोज़र। क्या बोल देते हैं उसको हम? रेल क्लोज़र। लेकिन उसकी भी कंडीशन ये है कि वो भी आप लोग की लेंथ उसकी लेस देन नहीं होनी चाहिए 5.5 मीटर से, यानी कि 5.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आप यानी कि 5.5 मीटर से 13 मीटर की रेंज के क्या प्रोवाइड करा सकते हो। इसके बीच अगर हमारा कोई भी रेल सेक्शन है और लेंथ उसकी 5.5 मीटर से 13 मीटर के बीच है, कुछ भी है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? रेल क्लोज़र अपना उसको हम बोल देंगे। तो ये पॉइंट हमको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रेल। जो हमारा रेल है, इस रेल्स में हमको कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा तो कुछ डिफेक्ट्स हमको देखने को मिल जाते हैं, तो उन डिफेक्ट्स को मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आता है हमारे पास रोरिंग रेल या फिर कोरुगेटेड रेल। क्या होता है पहला डिफेक्ट जो है उसका नाम क्या है हमारे पास? रोरिंग रेल या फिर कोरुगेटेड रेल। रोरिंग का मतलब क्या होता है? रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ना। क्या होता है? दहाड़ना। दहाड़ना, जैसे शेर होता है ना, लोयन होता है, वो दहाड़ता है, उसकी आवाज़ जो होती है रोरिंग होती है ना, उसको रोअर बोलते हैं ना, रोअर, रोरना, दहाड़ना। तो उसी से ये है, उसका मतलब यही निकल कर के आएगा। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। ड्यू टू डिफ्लेक्शन इन रेल ट्रैक, रोरिंग जो होता है या कोरुगेटेड रेल डिफेक्ट जो आता है ये हमको कब देखने को मिलता है? जो हमारा ट्रैक है जब हमें उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाए। व्हेन व्हील जर्क, जब हमारे व्हील क्या करते हैं इसके ऊपर जर्क करते हैं, तो द ट्रेन पासिस फ्रॉम इट एंड इट क्रिएट अ साउंड, दिस इज़ नोन एज रोरिंग। देखिए आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन का रेल है, ये रेल का सेक्शन है, ये रेल है, और अगर ये रेल ऐसे ना हो करके, ये रेल आप लोग का इसका जो टॉप है वो कुछ इस तरीके से कहीं पर डिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि जो इसके नीचे आप लोग का स्लीपर होता है वो नीचे सेटल हो जाता है। तो जैसे ही ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो आपने देखा हो कई बार ट्रेन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हुई चलती है। देखा होगा ना, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर देती है। तो वो आवाज़ जो करती है ट्रेन, वो इसी डिफ्लेक्शन की वजह से करती है कि वहाँ पे जो हमारी रेल है वो कहीं ना कहीं नीचे सेटल हो गई है, तो उसकी वजह से कुछ डिफ्लेक्शन आ गया। तो इसी डिफ्लेक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हुई चलती है, एक साउंड करती है, और इसी साउंड को हम क्या बोल देते हैं? रोरिंग ऑफ रेल बोल देते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरुगेटेड रेल भी। तो याद रखेंगे, कोरुगेटेड रेल या फिर रोरिंग रेल जो होता है वो एक ही चीज़ होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं किंक इन रेल। तो किंक इन रेल का मतलब क्या होता है? किंक इन रेल का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये रेल थी आप लोग की, और दूसरी रेल जो इससे ज्वाइन थी वो कुछ इस तरीके से आप लोग की सेटल एक तरफ हो गई। तो ये जो है रेल का हमारा टॉप व्यू है। पहले तो सबसे पहले आप यही समझ लो कि हमारा क्या है? टॉप व्यू है। तो इसमें होता क्या है कि दोनों रेल का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। देखो ये यहाँ पे थी, उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें क्या आ गया? गैप आ गया। तो जब टॉप में हमारा ट्रेन में कुछ गैप आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं किंक इन रेल। ठीक है, ये होता किस वजह से है? तो ड्यू टू लूज पैकिंग ऑफ जॉइंट एंड अनइवन वियर, यानी कि जो हमने इसके नीचे अपना पहले हमने बलास्ट डाला होगा,
उस ब्लास्ट के ऊपर स्लीपर होगा, फिर उसके ऊपर रेल होगी। तो अगर हमने अच्छे से पैकिंग नहीं करी है इस ब्लास्ट वगैरह की, लूज पैकिंग अगर हमारी रह गई है, जॉइंट हमने अच्छे से नहीं बनाया, तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो इसी को हम बोल देते हैं किंक इन रेल। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं डिफेक्ट। सब जेई के तो ये फेवरेट क्वेश्चन हैं। जो जेई इंजीन होता है, जूनियर इंजीनियर होता है, उसके लिए तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। इसके साथ में अगर हम बात करें क्रीप की, तो क्रीप क्या होता है? देखो क्रीप में होता क्या है कि ये, अब देखो ये रेल है हमारी, ये क्या है? रेल का एक सेक्शन है टॉप व्यू है एक्चुअली में, ये भी टॉप व्यू हम ऊपर से देख रहे हैं। तो एक रेल ये होगी, एक रेल दो होगी हमारी, फिर आगे इसके साथ दूसरी आगे ज्वाइन है ये, एक के बाद एक सेक्शन, ये एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। तो ऐसे करके ज्वाइन है हमारे आगे को, टॉप व्यू हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो अगर मान लो कि हमारा ट्रैफिक क्या है, एक डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है, यानी कि ये मान लो ए है और ए से बी, यानी कि ट्रेनें जो हैं इस वाले सेक्शन पे, इस वाले ट्रैक पे, वो ए से बी की तरफ ज़्यादा चल रही हैं, ए से बी की तरफ ज़्यादा चल रही हैं, बी से ए की तरफ कम चल रही हैं। तो होता क्या है कि जब ज़्यादा ट्रैफिक हमारा होता है ए से बी की तरफ, यानी कि ए से बी की तरफ ज़्यादा ट्रेनें हमारी चलती हैं, तो ये ट्रेनें अपनी पोजीशन से कुछ आगे शिफ्ट हो जाती हैं। ट्रेनें जो हैं अपनी पोजीशन से कुछ आगे शिफ्ट हो जाती हैं, यानी कि आगे चली जाती हैं। और जब ये ट्रेनें अपनी आगे चली जाती हैं, क्योंकि क्रीप एक ऐसा हमारा डिफेक्ट होता है जो पासिस ऑफ टाइम, यानी कि बहुत धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है। ऐसा नहीं कि ये बहुत जल्दी हो जाती हैं, या ज़्यादा ट्रैफिक जब एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो उसकी वजह से ये जो ट्रेनें होती हैं विद स्लीपर क्या होती हैं, आगे खिसक जाती हैं, थोड़ा सा आगे खिसक जाती हैं अपनी अपनी पोजीशन से। तो इस डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीप डिफेक्ट हम इसको बोलते हैं। तो रेल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन मूविंग ड्यू टू द हाई वन वे रनिंग ऑफ द ट्रेन, यानी कि जब एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है रेल्स का, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रीप बोल देते हैं। इट इज़ वेरी लो प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा लो प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि एक या दो दिन में होगी, ये साल लो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 50 साल ऐसे करके इसको लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र होने में। अब इसके लिए क्या है कि कुछ हमारी क्रीप थ्योरीज़ हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ क्रीप थ्योरीज़ हैं, गिव द रीज़न ऑफ मूवमेंट ऑफ रेल, जो हमको ये बताती हैं कि जो मूवमेंट होता है रेल का, ये किस वजह से होता है, उसके पीछे का रीज़न हमको देती हैं। जैसे कि वेव्स थ्योरी है, तो ये थ्योरी ये बोलती है कि ट्रेन जब उस पर चलती है, तो ट्रेन चलने की वजह से क्या, उसमें वेव्स थोड़ी सी आ जाती हैं, वेव्स जनरेट होती हैं, और उन वेव्स की वजह से क्या है, ट्रेन जो होती है, रेल जो होती है, वो थोड़ी आगे शिफ्ट हो जाती है। एक परक्यूशन थ्योरी होती है, एक ड्रैग थ्योरी होती है। तो इन थ्योरी के अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। तो ये आप लोग के ईएससी में पूछे जाते हैं, तो उतना तो हम जाएंगे नहीं। जेई में या एई में तो बस इसके नाम पूछ लेगा थोड़े से वो। तो याद रखना कि ड्रैग थ्योरी, परक्यूशन और वेव थ्योरी हैं, ये तीन थ्योरी हैं जो क्रॉप थ्योरी होती हैं, जो हमको रीज़न देती हैं कि वो जो हमारी रेल होती है वो आगे मूव क्यों कर जाती है। ठीक है। इसके बाद एक और डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बकलिंग ऑफ रेल। तो बकलिंग ऑफ रेल क्या होता है? अकर्स ड्यू टू द टेम्परेचर व्हेन दीज देयर इज इनसफिशिएंट गैप बिटवीन द टू एंड जॉइंट। यानी कि मान लो एक रेल ये है, एक रेल सेक्शन ये है, और दूसरा रेल सेक्शन ये। अब हमने क्या है, इनके बीच में गैप नहीं रखा है, इनके बीच में हमने गैप नहीं रखा है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये तो मेटल का है, तो मेटल का इसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, इसका एक्सपेंसन होगा और इसका भी एक्सपेंसन होगा। तो ये दोनों ट्रेन क्या ऊपर उठ जाएंगी इस तरीके से, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफ्लेक्शन या फिर नीचे आ जाएंगी। तो हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरीके की बकलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमने इनके बीच में कुछ गैप मेंटेन किया हुआ है, तो अगर गैप मेंटेन किया हुआ है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा भी, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ होगा क्या कि थोड़ा सा ये बढ़ के आएगा आगे, थोड़ा सा ये बढ़ के आएगा, तो ये गैप क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा इन दोनों को। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बकलिंग ऑफ रेल बोलते हैं, कि जब यहाँ पे गैप ना रखा जाए और टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या है, यहाँ पे हमको इनमें कुछ ना कुछ बकल होने को मिले, इनका कुछ थोड़ा सा लेंथ वगैरह इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बकलिंग ऑफ रेल हम उसको बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ, यानी कि एक रेल सेक्शन है, ये रहा एक रेल सेक्शन, ये कितने का होगा, या तो 13 मीटर का होगा, या फिर और कंडीशन क्या हो सकती है, 12 मीटर का होगा। तो इस 13 मीटर के सेक्शन में या 12 मीटर के सेक्शन में हमने कितने नंबर ऑफ स्लीपर लगाए हैं, इसके नीचे कितने नंबर ऑफ स्लीपर हमने लगाए हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्लीपर डेंसिटी। जैसे कि यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 स्लीपर हमने लगाए, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 8 होगी।
ठीक है, स्लीपर डेंसिटी कितनी होगी 8, इस सेक्शन के लिए, हम इस सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे इस तरीके से कि एक सेक्शन के लिए कितने नंबर ऑफ स्लीपर हमने लगाए हैं उसको हम बोल देते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो m प्लस एक्स है। एम क्या होता है, लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड रेल, जो हमारी स्टैंडर्ड रेल होगी उसकी लेंथ होगी, जो कि या तो 12 मीटर होगी या फिर क्या होगी 13 मीटर, दोनों में से कोई सी भी हो सकती। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 12 मीटर होगी या 13 मीटर होगी। और एक्स क्या होगा, ये एक्स, तो ये एक्स वेरी करेगा आपका कितना, 2 से 7 के बीच। इसकी वैल्यू कितनी होगी, वेरी करेगी 2 से 7 के बीच, वो हमको गिवन होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बात करें, एग्जाम्पल से समझें, इफ़ डेंसिटी उसने बोला कि m+4 डेंसिटी है, m+4 डेंसिटी है। तो m प्लस के ये हमको रीडिंग जब डिज़ाइनिंग आती है ना, तो उसमें हमको रीडिंग ऐसे करके मेंशन करके देता है कि m+4 है। अब देखो भाई साहब 4 है, तो x की वैल्यू तो गिवन है ना 4, m क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल, तो हमने मान लो 12 ले ली, तो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल 12 हो गई प्लस के 4, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, यानी कि हमको 16 स्लीपर प्रोवाइड कराने हैं। वन रेल के अंदर कितने स्लीपर प्रोवाइड कराने हैं, 16 प्रोवाइड कराने हैं। तो वन रेल हमने ली कितने की है, 12 मीटर की ली, नहीं तो 12 मीटर पर हमको कितने स्लीपर प्रोवाइड कराने हैं, 16 स्लीपर प्रोवाइड कराने हैं। तो अगर वो हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि हमको ये बता दो कि 1000 मीटर में आप कितने स्लीपर प्रोवाइड कराओगे, तो भाई सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। अगर हमसे कहे जैसे कि 5 पेन का जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है, ठीक है 25 रुपये है, तो वो हमसे कहेगा 6 पेन का प्राइस बताओ कितना होगा। तो पहले हम यहाँ से 1 पेन का प्राइस निकालेंगे कितना, 25/5, और फिर हम उसको 6 पेन के लिए क्या करेंगे, 6 पेन का निकालने के लिए 25/5 इंटू क्या कर देंगे 6। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि 12 मीटर की, जो हमको 12 मीटर में पता चल गया कि 16 स्लीपर हैं, तो 1 मीटर में कितने आ जाएंगे, तो 16/12 आ जाएंगे। अब उसने कितने में पूछा है, 1 किलोमीटर में पूछा है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1000 से। तो इतने स्लीपर हमको पता लग जाएंगे कि 1000 मीटर में या 1 किलोमीटर में हमको इतने स्लीपर चाहिए होंगे। इसी तरीके से जैसे 5 5 जो 25, 5 6 जो 30, तो 6 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा 30। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 1000 मीटर में हमको कितना वहाँ पे स्लीपर चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाती है स्लीपर डेंसिटी। क्लियर हुआ स्लीपर डेंसिटी क्या होती है आप लोग की। तो रेल के नीचे जो हम प्रोवाइड कराते हैं उनको हम स्लीपर बोलते हैं, और कितनी डेंसिटी होती है उनकी वो ये मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी और स्लीपर से रिलेटेड पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए टाइप्स ऑफ स्लीपर मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप्स के स्लीपर होते हैं। तो वुडन या फिर टिम्बर स्लीपर हम इनको बोलते हैं मटेरियल के बेसिस पर, कॉन्क्रीट स्लीपर होते हैं, मेटल स्लीपर होते हैं। ये एक्चुअली में जो हमारा मटेरियल बेस्ड है उनके हिसाब से हमने इसको देखा है कितने तरीके के होते हैं। बस यही हमको यहाँ पे पता होना चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ इनके बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप स्लीपर की कुछ डायमेंशंस होती हैं ये एक बार देख लीजिए, क्योंकि स्टेट जेई एग्ज़ाम में ये कई बार पूछी गई हैं, कई बार देखा गया है, इनको पूछा हुआ है। ठीक है, तो लेंथ की बात करें, स्लीपर की लेंथ कितनी होती है, तो 2.4 मीटर से लेकर के 3 मीटर के बीच होती है। और अगर फिट में पूछ ले तो 8 फिट से 10 फिट, 8 to 10 फिट होती है। थिकनेस की अगर बात करें, थिकनेस कितनी होती है, तो 200 mm से 300 mm के बीच इसकी थिकनेस होती है। और विड्थ की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, 250 mm इसकी विड्थ होती है। तो ये कुछ डायमेंशंस है जो आपको पता होनी चाहिए स्लीपर के केस में। इसीलिए तो मैंने आप लोग को सबसे पहले इमेज दिखाई थी। जब मैंने आप लोग को इमेज, जो रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले जो इमेज दिखाई थी, उसके पीछे मेन रीज़न यही था। और जैसे मैं स्लीपर स्लीपर बोले जा रहा हूँ, अगर आपको मैं वो नहीं दिखाता तो आपको पता ही नहीं चलता कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो स्लीपर जो भी रेल सेक्शन मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे वीडियो के, वो इसीलिए आप लोग को दिखाए थे। इसके बाद आता है आप लोगों को कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, जिसको हम CSI बोलते हैं, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। ये क्या होता है, ये इट इज़ यूज टू मेजर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर स्लीपर। मैंने अभी आपको बताया था कि स्लीपर जो होते हैं आप लोग के, वो 3 तरीके के होते हैं, वुडन स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर, मेटल स्लीपर, 3 तरीके। लेकिन ये वुडन या टिम्बर स्लीपर जो है, अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ को पता करना है कि टिम्बर स्लीपर जो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए CSI निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है CSI को S प्लस के 10H/20। तो 10 20 तो कांस्टेंट है, एस और एच क्या, तो एस जो होती है वो होती है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। यानी कि जब 12% मॉइस्चर कंटेंट होगा तो 12% मॉइस्चर कंटेंट पे कितनी स्ट्रेंथ है। और एच जो होती है वो हार्डनेस होती है एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। यानी कि 12% मॉइस्चर कंटेंट पे हार्डनेस कितनी है,
टिम्बर सेक्शन की, और 12% मॉइस्चर कंटेंट पर स्ट्रेंथ कितनी है टिम्बर सेक्शन की। जब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हमको कंपोजिट इंडेक्स वहाँ पे मिल जाएगा, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स हमको मिल जाएगा। अब इसके बेस पे हम क्या डिसाइड करेंगे, तो देखिए इसके बेस में हम डिसाइड करेंगे कि हम उस जो हमारे पास CSI की वैल्यू निकल कर के आएगी, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि उस सेक्शन को या उस स्लीपर को हम कहाँ पे यूज करें। उसको ट्रैक में यूज करें, उसको क्रॉसिंग स्लीपर की तरह यूज करें, या फिर उसको ब्रिज स्लीपर की तरह हम यूज करें। यानी कि वो जो स्लीपर हमारा निकल कर के आया है, अगर मान लो उसकी वैल्यू जो है वो 783 आती है, यानी कि 783 उसकी वैल्यू आती है, 783 वैल्यू आती है, तो हम उसको ट्रैक पे यूज कर लेंगे कहीं पे भी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 1352 आती है, तो 1352 अगर आती है तो हम इसको क्रॉसिंग पे यूज़ कर लेंगे। क्रॉसिंग पे मतलब जहाँ पे ट्रेन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, आपने देखा होगा ना, ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो क्रॉसिंग वाला जो पोर्शन होगा उस पर हम यूज कर लेंगे उसको, अगर उसकी वैल्यू कितनी है 1352 है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड होती है। ब्रिज पे बात करें तो ब्रिज पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1455 अगर वैल्यू आती है निकल करके, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे ब्रिज पे। ब्रिज पे आपने देखा होगा ना, जो रेल होता है उसके नीचे भी स्लीपर होते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ की हमको रिक्वायर्ड होती है, मोर एंड मोर स्ट्रेंथ वहाँ पे चाहिए होती है। तो कहाँ पे यूज़ करते हैं कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स को, वो मैंने आपको बता दिया। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। किसके लिए यूज़ करते हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से ही आप लोग का इतना ही था। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नोट पॉइंट, track circuiting. It is used to find out the location to track सर्किटिंग इज़ यूज, एक टेक्निक है ट्रैक सर्किटिंग। तो ट्रैक सर्किटिंग इज़ यूज टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक एंड आल्सो फाइंड स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रेन ऑन द सेम ट्रैक। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अभी RRB JEE 2018-19 का जो पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था ट्रैक सर्किटिंग का, तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ट्रैक सर्किटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है, अगर मान लो एक रेल सेक्शन है तो इस पर हम ट्रेन की स्पीड पता कर लेंगे कि कोई भी ट्रेन कितनी स्पीड से आ रही है इस ट्रैक पर, या फिर अगर हम एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है तो इन दोनों ट्रेन के बीच का कितना गैप है वो भी हम पता कर लेते हैं ट्रैक सर्किटिंग टेक्निक की हेल्प से। तो ये एक टेक्निक है, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आती है आप लोग की ब्लास्ट। ब्लास्ट क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हमने रेल पढ़ा क्योंकि हमारी रेल थी, ठीक है। रेल के बाद हमने स्लीपर पढ़ा क्योंकि रेल किसके ऊपर थी, स्लीपर के। अब ये स्लीपर किसके ऊपर हैं, ब्लास्ट के। किसके ऊपर हैं भाई साहब, ब्लास्ट के। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लास्ट के, यानी कि हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमने पढ़ा रेल्स, रेल्स के बाद हमने देखा अपना स्लीपर, स्लीपर के बाद हम देखेंगे ब्लास्ट। तो ब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्ट के बारे में जल्दी से देख लें। इट इज़ हाई क्वालिटी क्रस्ट स्टोन होता है, हाई क्वालिटी का क्रस्ट स्टोन होता है जो प्लेस होता है बिनीथ द स्लीपर, स्लीपर के नीचे होता है। साइज ऑफ ब्लास्ट जो होता है वो 1.9 से 5.1 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट इज मोर ऑन कर्व विद द सुपर एलिवेशन, यानी कि कहीं पर अगर हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराया है, यानी कि कर्व पर हमको ब्लास्ट की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रैक। अगर कहीं पर नॉर्मल ट्रैक है तो वहाँ पर उतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए होगी जितनी हमको कर्व पे चाहिए होगी। इसके बाद अगर हम बात करें विड्थ, विड्थ फ्रॉम स्लीपर, और जो स्लीपर से इसकी विड्थ रहती है वो 38 से 43 सेंटीमीटर रहती है। समझ गए, नीचे जो इसकी रहेगी, अगर ये हमारे पास स्लीपर है तो स्लीपर के नीचे लगभग 38 से 43 सेंटीमीटर तक आप लोग का ये रहता है। द लूज ब्लास्ट बिटवीन टू एडजेसेंट स्लीपर, अगर टू एडजेसेंट स्लीपर के बीच में लूज ब्लास्ट है तो उसको हम कहते हैं ब्लास्ट क्रिप। क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्ट क्रिप उसको हम बोल देते हैं। सी क्रिब, क्रिब हम उसको बोल देते हैं, ब्लास्ट क्रिब। अगर मान लो दो स्लीपर हैं, ठीक है, ये हमारे पास रेल ट्रैक सेक्शन है, इसके नीचे दो स्लीपर हैं, तो इनके बीच में अगर हमने जो ब्लास्ट भर रखा है अगर वो लूज रह जाता है तो हम उसको ब्लास्ट ग्रिप बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये डेप्थ हमको बताएगी कि कितनी डेप्थ तक, अगर ये हमारे पास स्लीपर है, एक स्लीपर ये है, ये हमारे पास रेल है एक्चुअली में, ये हमारे पास रेल है, रेल R1 है, ये R2 है, और इसके नीचे हमारा ये स्लीपर है। तो इस स्लीपर के नीचे हम कितनी डेप्थ तक अपना ब्लास्ट को प्रोवाइड कराएंगे वो ये फॉर्मूले से हमको पता चल जाता है। यहाँ पे एस क्या होता है, तो एस ये आप लोग की जो सेक्शन होता है उसके मिड से, सेक्शन के मिड से ये आप लोग की क्या होती है, गैप होता है। और जबकि ये गैप जो होता है इसको हम गेज बोल देते थे, ठीक है। तो एस माइनस डब्लू जो हो जाता था गेज, तो एस माइनस डब्लू क्या हो जाएगा, गेज हो जाएगा अपॉन हाफ। तो गेज का हाफ लगभग हम क्या लेकर के चलते हैं, ब्लास्ट की डेप्थ को लेकर के चलते हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा नोट पॉइंट है सर्वेइंग वर्क फॉर अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक। जब हमको सर्वेइंग वर्क कर रहे होते हैं ट्रैक के लिए, तो उसके लिए हमारा ये प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम ट्रैफिक सर्वे देखते हैं, फिर रेकोनियन सर्वे देखते हैं, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे देखते हैं, फिर डिटेल एंड लोकेशन सर्वे हम अपना कर रहे होते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर पूछा जाता है। ये 4 स्टेप्स होते हैं जो हमारे पूछे जाते हैं, तो चारों स्टेप ये हमको पता होने चाहिए। स्टेप वाइज इनको अरेंज करवा लेता, ऑर्डर इनका अरेंज करवा लेता, तो सही ऑर्डर याद रखना। ट्रैफिक सर्वे, रेकोनियंस, प्रिलिमिनरी और डिटेल्ड सर्वे हमारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है, यहाँ पे आप देख लो कितने स्टार आप लोग के लगे हुए हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो इसको हम अपना एप्लीकेशन पर कंप्लीट करेंगे। इसको कहाँ पे कंप्लीट करेंगे? एप्लीकेशन पे। तो उसका प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता ही दिया, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो सब मैंने आप लोगों को करा ही दिया है। और ये आप लोग का एक पोर्शन बचता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनना तय होता है, तो इसको हम एप्लीकेशन पर कराएंगे, जिसका जो फ़ी आप लोग के लिए रखा गया है वो 25 दिसंबर को सिर्फ 349 रुपीज़ रखा गया है। तो एक काफ़ी डिस्काउंट मैंने आप लोग को इस पर दे दिया है यार, इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो वो आप वहाँ से जा कर के इस बार आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको आप जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। इससे सस्ता मैं आप लोग के लिए नहीं कर सकता। 449 का ये मैंने आप लोग के लिए किया, क्योंकि 499 का ये कोर्स था। 399 वाला जो था वो आप लोग के लिए मैंने 299 का कर दिया है। तो ये इतने से ड्रॉप होकर के ये इतना हो गया और ये इतना हो गया। ठीक है, 449। ठीक है, तो जल्दी से इसको जा कर के इनरोल कर लीजिए। अगर यार देखिए मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट है, जो लोग नहीं कर पा रहे, अगर वो अब भी ज्वाइन नहीं कर सकते तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और बाकी आप लोग देखो कि कोई भी हलवाई यार अपने कंटेंट को थोड़ी ना बेकार बताता है। अगर कोई भी हलवाई होता है वो अपनी मिठाई को ख़राब बता देगा क्या? वो तो हमको खुद जज करना होता है कि सही है कि गलत है। तो वैसे ही कोई भी अगर टीचर है तो अपने कंटेंट को गलत नहीं बताएगा, ये आपको खुद से जज करना पड़ेगा कि ये आपके लिए सही है कि गलत है। अगर आपका पढ़ के क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो आपके लिए कंटेंट A1 है, एकदम एक नंबर कंटेंट है। और अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो A1 कंटेंट है। तो ये तो आपको खुद से जज करना पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर के आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक कमेंट करके आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर कोई चीज़ इंप्रूव मुझे करनी है तो वो वहाँ से जा करके आपको आपकी हेल्प से उसको इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो आप एक बार बता दीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे जा करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर लीजिए, और एक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।